आप सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं चीनी यात्री फाहियान से संबंधित वीडियो लाई हूँ। शुरू करते हैं वीडियो। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। यह चीन के पहले यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में चीन में हुआ था और इनकी मृत्यु संभवतः 422 ईस्वी में चीन में ही हुई थी। इनका पहला नाम कुंग था। फाहियान चीन के पिंगंगयांग के निवासी थे जो वर्तमान शांसी प्रदेश में स्थित है। इन्होंने छोटी उम्र में संन्यास ले लिए थे। भारत में इन्होंने बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की खोज करने के लिए आए थे। फाहियान 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक विभिन्न एशियाई देश का यात्रा किए थे। वह मध्य एशिया को पार करते हुए प्राचीन रेशम मार्ग से भारत आए थे और सबसे पहले फिरोजपुर, जो वर्तमान में पेशावर कहलाता है, वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने श्रीलंका और आधुनिक नेपाल स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु की यात्रा भी किए थे। इन्होंने भारत में गांधार, तक्षशिला, उच्च, मथुरा, वाराणसी, गया आदि स्थान का भी भ्रमण किए थे। फाहियान पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहे और यहाँ इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद 2 वर्ष उन्होंने ताम्रलिप्ति में बिताए। यहाँ वह धर्म सिद्धांत की तथा चित्र की प्रतिलिपि तैयार किए। ताम्रलिप्ति से उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और 2 वर्ष वहाँ बिताए। उन्होंने दावा किया कि राक्षस और ड्रैगन सिलोन के ही मुख्य निवासी थे। फिर वह यवद्वीप होते हुए 412 ईस्वी में सांगतुंग प्रायद्वीप के चिंगचाऊ स्थान गए। चियन कांग पहुंचकर वह बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद का कार्य चीनी भाषा में अनुवाद का कार्य में संलग्न हो गए। अन्य विद्वानों के साथ मिलकर इन्होंने कई ग्रंथ का अनुवाद किए, जिसमें से मुख्य है परिनिर्वाण सूत्र और महासंगिका ग्रंथ। इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपनी वृत्तांत में लिखा। इस पुस्तक का नाम फो कवो की था, जिसका शाब्दिक अर्थ बौद्ध साम्राज्य का एक अभिलेख होता है। यह पहले चीनी यात्री थे जिसने अपने यात्रा का वृत्तांत को लिपिबद्ध किया था। उन्होंने मगध को मध्य भारत लिखा क्योंकि मगध शहर सिंधु गंगा के मैदान का सबसे बड़े था। उनके अनुसार गुप्त काल में धर्मशाला और विश्राम गृह यात्रियों के लिए बनवाए गए थे और अस्पताल में गरीबों का मुफ्त सेवा होते थे। इस कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे दयालु शासक के रूप में वर्णन किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम कहीं भी उल्लेख नहीं किए हैं। उन्होंने लिखा है कि गुप्त शासन के जनता आर्थिक रूप से समृद्ध थे। उन पर करों का बोझ ज़्यादा नहीं था। ज़्यादातर अपराधी से जुर्माना वसूला जाता था। शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। संभवतः मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। उनके अनुसार बौद्ध धर्म पंजाब, बंगाल, मथुरा के आसपास क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय हुए थे। हिंदू धर्म उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के हिस्से में अधिक लोकप्रिय थे, जो चंद्रगुप्त का केंद्र था। फाहियान हर साल दूसरे महीने के 8वें तारीख के लोगों द्वारा आयोजित रथ यात्रा से बहुत प्रभावित हुए थे। इस यात्रा में बौद्ध और बौद्धिक तत्व की प्रतिमाएं होती थी। इसके उल्लेख के अनुसार आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों फले फूले थे। भारतीय, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, कुछ यूरोपीय देश से भी समुद्री यात्रा कर रहे थे। गैम्बे, सोपारा और ताम्रलिप्ति भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। उनके वृत्तांत के अनुसार यात्रा बहुत सुरक्षित थी। चोरी और डकैती बहुत कम गुप्त साम्राज्य में होती थी। चंद्रगुप्त ने यात्रियों के सभी सुख सुविधा प्रदान किए थे। उनके लिए परेशानी पैदा करने वालों को किसी भी व्यक्ति को सख्ती से निपटा जाता था। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों ही अधिकांश भारतीय लोग शाकाहारी थे। वे लोग प्याज लहसुन से परहेज करते थे। वे लोग शराब भी नहीं पीते थे। फाहियान के समय अशोक के महल और सांची स्तूप की वास्तुशिल्प चमत्कार का उदाहरण थे। इन रचनाओं को देखकर उन्होंने कहा था कि यह निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भगवान द्वारा बनाए गए हैं। उनके अनुसार उस समय राज्य का आय का प्राथमिक स्रोत भूमि राजस्व था और लोग एक भूमि से दूसरी भूमि पर स्वतंत्र रूप से जा सकते थे। मठ, संघ और मंदिर उनकी संपत्ति सरकारी करों से मुक्त थी।
फायान के अनुसार फायान ने अनुमान लगाया कि हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय अलग अलग संघ थे जो भारत के सभी हिस्सों में एकत्रित छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। फायान 13 वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान 10 वर्ष तक भारत में रहे थे। चीन वापस लौटने के बाद फायान ने भारत से कई बौद्धिक ग्रंथ ले गए थे जिसका वहाँ उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किए थे। मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।